सेंटर ऑफ पार्टिकल और रोटेशन मोशन का सबसे पहला डेरिवेशन यही है। हमें दिखाना है कि सेंटर ऑफ मास जो है, सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, हमेशा अभी यहाँ पे हालांकि बहुत सारे एंड पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए कर सकते हैं, लेकिन पहले टू पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे। ये जो होती है ये इक्वल मासेस लाइज एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देम, जहाँ पे लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस ले लिया, ये वाई और ये एक्स एक्सिस, और ये सेंटर हो गया ओ। ठीक है, और चूंकि हमने कंसीडर किया है कि दो पार्टिकल सिस्टम है, तो एक पार्टिकल सिस्टम में यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि इसकी यहाँ पे इस पोजीशन पे एक पार्टिकल सिस्टम की मास m1 है और दूसरे पार्टिकल सिस्टम की मास m2 है। Yes. ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन P1 की रही होगी और ये जो पोजीशन है ये P2 की पोजीशन रही होगी। और ये जो पोजीशन है, अब आपको कहाँ से देखना है, इसकी पोजीशन कहाँ से देखनी है, मतलब सेंटर से किसी भी चीज की, पार्टिकल की पोजीशन देखनी है, उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये सेंटर से आप इसको ज्वाइन कर दो कि आपने दिखाया कि भाई सेंटर से इसकी पोजीशन यहाँ पे है एक्स वाई प्लेन में, और दूसरे के भी पोजीशन एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे है। ठीक है, और Yes. इस दोनों की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे R1 और R2 बोल सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो पहले पार्टिकल की पोजीशन है R1 पे है ओरिजिन से, दूसरे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो R2 है ओरिजिन से। ये इस तरह से है। ठीक है, अब Yes. हमें रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास देखना है। तो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो m1 और m2 है, इस दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इसी में कहीं पे रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास होगी। तो इसकी रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास मैं देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ कि मैंने मान लिया कि इसकी रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है। कहाँ पे? सी पे। एक सी पॉइंट मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे इसकी रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास रही होगी। तो इसको सी मैंने मान लिया, यहाँ पे इस जगह पे रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास, और Yes. इसको मैं लिख देता हूँ आर सी एम, रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, Yes. तो दो पार्टिकल के लिए रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आर सी एम इक्वल टू m1 r1, पहले का मास और पहले की पोजीशन उस प्लेन के लिए, दूसरे की मास और दूसरे का पोजीशन, अपॉन में ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में डालता हूँ क्योंकि ये होने वाला है हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया। ये Yes. रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इस पे, इसके लिए जो स्पेशल केस है वो देखेंगे। स्पेशल केस क्या है? तो पहले स्पेशल केस में मैं मान लेता हूँ कि अगर मास m1 जो है वो m2 के इक्वल हो जाए और वो m के इक्वल हो, ऐसा मान लिया मैंने। इसका मतलब दोनों मास इक्वल रही होगी। Yes. तो क्या मिलेगा आपको? रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? RCM इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? सीधा आप लिख सकते हो यहाँ पे R1 प्लस R2 अपॉन में 2। सही है। Yes. मैं इसके लिए एक डंबल का एग्जांपल, अगर आपको याद होगा, मैंने दिया था। मैंने कहा था कि डंबल जो होती है, जैसे यहाँ पे डंबल है, उसकी दो यहाँ पे जो वेट है वो रखी हुई है, और इसको मैं बीच से अगर ज्वाइन करता हूँ तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर ये चूंकि m और ये भी m मास का है तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में होता है। Center profile. Yes. तो ये इसका काफी अच्छा और समझने का एग्जाम्पल है, बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं।
ठीक है। लेकिन Yes, sir. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब कि अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो उसमें हम कैसे इसको समझेंगे। देखिए, सेंटर ऑफ मास इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो देखो, चूंकि हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस, चूंकि प्लेन की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे 3D की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो प्लेन की बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के लिए बोलें तो वो हो जाएगा m1x1, दो बॉडी के लिए m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और वहीं पे y एक्सिस के लिए बात कर लें, y सेंटर ऑफ मास के लिए, तो ये हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, Yes, sir. तो ये कार्टेशियन के बेसिस पे एक्स और वाई एक्सिस में, चूंकि हमें मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे एक्स और वाई एक्सिस से, तो इस तरह से हम लोग इसमें समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसके प्रूफ को देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए प्रूफ को, और एन पार्टिकल्स के लिए, यहाँ पे चूंकि दो पार्टिकल सिस्टम के लिए बात की गई है, लेकिन एन पार्टिकल सिस्टम के लिए भी बात करेंगे। डिराइव एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर। अब ये किसके लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग, जिसमें टू बॉडी सिस्टम हो, ऑफ द सिस्टम consisting of two particles। मोस्टली इस तरह के डेरिवेशन को करने में बड़ा लेंदी डेरिवेशन मानते हैं लोग, कहते हैं कि नहीं ये होगा नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टेप्स हमें देखने हैं, अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये डेरिवेशन सबसे आसान है। देखिए स्टेप्स क्या है, मैं 3-4 स्टेप्स में इसको डिवाइड करता हूं। तो स्टेप फर्स्ट मैं पहले दिखा रहा हूं आपको। स्टेप फर्स्ट ये है कि आप बात करो यहाँ पे, चूंकि देखो सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट को फॉलो करेंगे। इससे पहले कि स्टेप फॉलो किया जाए, मैं यहाँ बता दूं कि मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाना है ना, तो डायग्राम क्या बनेगा वो देखेंगे। सेम वही डायग्राम जो मैंने उस समय बनाया था, वही डायग्राम यहाँ पे दो बॉडी सिस्टम के लिए बना, तो आराम से बन जाना चाहिए। देखते हैं, सेम वही डायग्राम। अब इसमें आपको अच्छे से पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और दो मास बॉडी मैंने लिया था यहाँ पे, m1 और m2 लिया था, यहाँ पे p1 पोजीशन ली थी, ये m1 मास का बॉडी था, और यहाँ पे दूसरी जगह पे m2 मास की बॉडी थी, इसकी पोजीशन p2 थी। पोजीशन वेक्टर देखा था मैंने वहां से, तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये यहाँ से इसकी पोजीशन वेक्टर मिल जाएगी कि भाई ये r1 की पोजीशन वेक्टर है, ये r2 की पोजीशन वेक्टर है, सब कुछ वैसा ही। r1 की पोजीशन वेक्टर है, ये r2 की पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास की भी बात करेंगे, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्या किया था, दोनों को ज्वाइन कर दिया था, और यहाँ पे C माना था, और रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास यहाँ से दिखाने की कोशिश की थी कि ये देखो इसमें कहीं पे आसपास में इधर या इधर ये इसका सेंटर ऑफ मास रहा होगा, ये इसका रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास C से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया था, और पोजीशन वेक्टर दिखा दिया था, और यहाँ पे इसको भी मैंने RCM से लिखा था, अगर ध्यान होगा RCM से लिखा था मैंने। Yes, अब sir. इधर, अब
इस पे सबसे पहले हमें ये देखना है, जैसे पोजीशन वगैरह तो P1 P2 मैंने दिखाई दिया, मुझे क्या देखना है मैं बताता हूँ आपको। मेन चीज ये है कि इस पे फोर्स कितने लग रहे हैं। तो देखो, एक तो फोर्स क्या लगेगा कि M1 को M2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, M1 को M2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऑन टू, फोर्स किस पे लग रहा है 1 पे बाय 2, फोर्स किस पे लग रहा है 1 पे बाय 2, इसको ऐसे लिखेंगे फोर्स 1 2 जब मैं लिख रहा हूँ तो आप याद रखना, ध्यान में रह जाएगा, मैं दिखाऊंगा तो आप भूलोगे नहीं, ऑन 1 बाय 2, आप भूलोगे क्या? No, sir. उसी तरह से फोर्स इस पे किधर लग रहा है, इस तरफ, ये दोनों ही फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स हैं, इसको क्या लिखेंगे F21, F21 मतलब फोर्स ऑन On टू, to Y1. ऑन टू बाय 1, Yes. तो ये अब नहीं भूल सकते आप। और Yes. कुछ ऐसा भी होता है कि इस सिस्टम पे कहीं बाहर से भी कोई फोर्स लग रही हो, मुझे नहीं पता क्या फोर्स लग रही है नहीं लग रही, तो मैं फिलहाल अभी इससे भी मना नहीं कर सकता कि फोर्स लग ही नहीं रही, तो मैं फिलहाल मान लेता हूँ कि चलो इस पे कुछ फोर्स बाहर से लग रही होगी, ठीक है, 1 पे भी लग रही है और 2 पे भी लग रही है, दोनों पे फोर्स लग रही है, तो मैं क्या कहता हूँ कि 1 पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी और 2 पे भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी, इसको मैं बोलता हूँ F1 एक्सटर्नल, और ये हो जाएगा F2 एक्सटर्नल, 1 एक्सटर्नल और 2 एक्सटर्नल, दोनों फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। Yes. तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, नेट फोर्स अब देखो, अगर मैं M1 मास की बॉडी की बात करूं तो M1 मास की बॉडी पे हमारा नेट फोर्स लग रहा है M1 मास की बॉडी पे, एक F1 एक्सटर्नल लग रहा है और प्लस एक F12 लग रहा Yes. है। वहीं मैं अगर M2 मास की बॉडी की बात करूं तो F2 एक्सटर्नल लग रहा है प्लस F21 लग रहा है, Mm. तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज मेरे समझ में आ गई बात की कि भाई फोर्स क्या क्या लग रहे थे और कौन कौन से लग रहे हैं, इसको सबसे पहले मैंने क्लियर कर लिया, क्योंकि बहुत बार डेरिवेशन में हम आगे पीछे भागते रहते हैं, लगता है कि कौन सा डेरिवेशन आ गया, कैसे करना है नहीं करना, पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब लेकिन बात फोर्स की है तो फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, Yes. लेकिन यहाँ पे कहीं पे मास तो मैं समझ रहा हूँ, एक्सेलरेशन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है ना, Yes. पोजीशन दिख रही है, ये पोजीशन दिख रही है मुझे, Mm. इसकी पोजीशन दिख रही है, इसकी पोजीशन दिख रही है। अच्छा, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करने पे मुझे मिलता है वेलोसिटी, Okay. तो मैं यहाँ पे दोनों के लिए एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करूंगा, M1 मास की बॉडी के लिए भी और M2 मास की बॉडी के लिए भी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकाली M1 मास की, तो मैंने देखा कि भाई M1 मास की वेलोसिटी यहाँ पे V1 है, और V1 को वेलोसिटी निकालोगे कैसे, तो डिफरेंशिएशन करोगे R1 का t के रिस्पेक्ट में, Mm. उसी तरह से V2 के लिए निकालोगे तो इसमें डिफरेंशिएशन करोगे R2 का t के रिस्पेक्ट में। Mm. तो वेलोसिटी की बात तो हो गई, एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन में इसका मतलब कहना पड़ेगा dv1 D. बाय dt2, Yes. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ dv1 बाय dt, लेकिन अब इसका मतलब यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हुआ, किसका, पोजीशन वेक्टर का, Mm. पोजीशन वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन ऐसा दिखाओगे। उसी तरह से A2 निकाला हमने, ठीक है, A2 निकाला तो A2 में भी वही काम करना है, क्या, dv2 बाय dt और फिर d स्क्वायर R2 बाय dt स्क्वायर, हो गया, Yes. ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स लग रहा है M1 मास बॉडी पे, है ना, न्यूटन के सेकेंड लॉ से,
तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, तो आप कह सकते हो कि M1A1, देखो किसका लिया हमने, पहले वाले का, इस पे फोर्स कितना लग रहा था हमारा, F1, कैपिटल F1 लिख देते हैं। Yes. कैपिटल F1 किसके इक्वल है, तो कैपिटल F1 देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो वन एक्सटर्नल और F12 है ना, Yes. तो ये है वन एक्सटर्नल प्लस F1. F12 है ना, Yes. तो इसका हो गया। दूसरे के लिए बात करें M2A2, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F2. F2। F2 कहने का मतलब कितना हो गया, F2 F2. एक्सटर्नल प्लस F21. F21। देखो काम आसान हो गया हमारा। Hmm. अब दोनों को ये जो है ना, ये एक इक्वेशन, आपका एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब मैं Yes. 1 और 2 को ऐड कर दूंगा, ये 1 हो गया, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है, और यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ एडिंग 1 एंड 2। वहाँ पे 1 कुछ किसी को तो माना नहीं है, यहीं पे ये 1 है और 2 पहला वाला है, Hmm. 1 एंड 2। अच्छा, अब 1 और 2 को ऐड करूँ तो कितना मिलेगा मुझे, M1A1 plus M2A2. लिख रहा हूँ यहाँ पे M1A1 प्लस M2A2 इक्वल टू F12 प्लस F21, Hmm. इसको एक जगह पे लिख रहा हूँ मैं, इसको और इसको, Yes. Hmm. प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और आपको ये भी अच्छे से पता है कि न्यूटन से के सेकेंड लॉ से F12 इक्वल टू होता है F माइनस F21। Hmm. तो वैसे में तो ये वाला कैंसिल हो जाना चाहिए ना, Yes. ये और ये, Hmm. तो हो गया कैंसिल। तो अब बच गया सिर्फ ये वाला दो फोर्स, है ना, Yes. जो कि अब इसका मतलब पूरे सिस्टम पे, होल सिस्टम पे सिर्फ ये दो फोर्स लग रहा है, Hmm. क्योंकि वो तो कैंसिल कर दिया उसने। तो अब जो F नेट फोर्स लग रहा है होल सिस्टम पे, वो क्या लग रहा है, M1A1 प्लस M2A2, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अब देखो वहां पे एक चीज और बताऊंगा मैं, देखो थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ये जो दोनों मास है ना, दोनों मास M1 और M2, ये दोनों मिलके एक सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब मान लो ये पूरा एक बॉडी है, एक सिस्टम है, Hmm. तो सिस्टम है, इसका मतलब M, कैपिटल M अगर मैं बोलूँ तो कैपिटल M इक्वल टू M1 प्लस M2 होगा, Yes, sir. क्योंकि सिस्टम है तो एक पार्ट है, एक बॉडी है वो। Hmm. तो ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे नीचे आते हैं और आगे के प्रोसेस को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, तो देखो ये F नेट है, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू M है, तो M और A सेंटर ऑफ मास के लिए लिख रहा हूँ मैं, Okay. ठीक, Yes. इक्वल टू यहाँ पे M1A1 प्लस M2A2, ठीक, Yes. और M1A1 के लिए क्या लिख दूं मैं, डी स्क्वायर R1 बाई डी टी स्क्वायर लिख दूं। Hmm. M2 के लिए क्या लिख दूं, डी M. स्क्वायर R2 बाई डी Hmm. टी स्क्वायर लिख दूं, Yes. ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो M है और A सेंटर ऑफ मास के लिए, ये सेंटर ऑफ मास है तो A का रिजल्टेंट वाला बात होगा, RCM की बात करेंगे इसके साथ, Hmm. तो ये होगा RCM डी स्क्वायर, M तो रहने दिया, M को मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको कैसे लिख रहा हूँ देखो, इसको लिख रहा हूँ डी स्क्वायर, ठीक है, RCM, क्योंकि ये भी तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन होगा, Yes. डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इधर ये वाला पार्ट, ये M1 को अब इसमें क्या करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। M1
R1 प्लस M2 R2. M2। सब पे वेक्टर लगाते रहना अपने से, मैं छूट गया हो तो आप लगा देना। Yes. ये हो गया। अब ये कितना होगा, ये देखो इस m को इधर ले आओ इसके डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा। और बाकी RCM इक्वल टू ये हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 बाय M। M. और M को मैंने क्या बोला था, M1 प्लस M2, Yes. M2 R2 बाय M1 प्लस M2, Hmm. ये RCM हो गया। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे इस दोनों पार्ट को स्किप कर दिया। मतलब ये डी स्क्वायर आप जो देख रहे हो यहाँ पे, इधर से डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर हटाया, इधर से भी डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर हटा दिया। Yes, sir. इस दोनों को हटाया, तब जाके मेरे पास ये और ये RCM और ये M को डिनोमिनेटर में उधर लेके गया, तब हमारे पास ये वाला टर्म आया। Yes. ठीक है, तो ये जो निकला है यही रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, जो हमने वहाँ पे प्रूव करने के लिए वहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया था, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। स्टेप्स देखो, ध्यान रखो, फिर से मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप्स देखना, स्टेप्स क्या है बेटा, कि नेट फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ से देखो। Hmm. नेट फोर्स जो लग रहा है, उसी नेट फोर्स को आपने ऐड कर दिया, ऐड करके आपने न्यूटन्स के लॉ से F12 और F21 को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब सिस्टम पे फिर नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ लग रहा था। Yes. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स में यहाँ पे आपने सीधा लिखा MACM प्लस M1A1 प्लस M2A2, और A1 की जगह पे डबल डिफरेंशिएशन जो पोजीशन वेक्टर का करके लिख दिया, Hmm. और ACM की जगह पे रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास निकला, और उसके बाद ये रिजल्ट आ गया। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ वहीं से स्टार्ट करना, ध्यान रखना, तो आपका काम हो गया।